नमस्कार दोस्तों, ये बताना ज़रा में आपका फिर स्वागत है। आज आपकी एक और क्वेरी का जवाब दे रही हूँ। आपने पूछा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में दीदी आप बताएं। तो जो मैंने देखा और समझा वो मैं सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स सब मैं लिख के भी लाई हूँ ताकि मैं आपको पूरी ठीक से इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो अफोर्डेबल हाउसिंग कम बजट वालों के लिए तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ही, बन ही उन्हीं के लिए रहे हैं। और जो लोग किराए पे रह रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि आप 11-11 महीने में इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक अपनी छत हो जाती है और आप आराम से रह सकते हैं। और दूसरी बात है, रेंटल वैल्यू के लिए भी ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कुछ लोग जिन्होंने फॉर्म भरे थे और अप्लाई किया था प्रॉपरली, उन लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के जो घर हैं वो 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिले हैं। 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट। और इसमें क्योंकि एरिया ज़्यादा नहीं होता, छोटे घर होते हैं, तो इसलिए ये सस्ते पड़ जाते हैं। और जब हम इसकी मार्केट वैल्यू देखते हैं, जिन लोगों को अलॉट नहीं हुए और वो रीसेल में ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके लिए ये रेट पड़ जाता है 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेकर के 7500 रुपये पर स्क्वायर फीट। और इस समय वो थोड़ा महंगा हो जाता है, पर मार्केट से आपको लगता है कि हाँ कम रेट में है क्योंकि जगह भी कम है, तो थोड़ा कम पड़ जाता है। जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि उतनी महंगी नहीं हैं, जो कि इसी के आसपास 7000-8000 रुपये पर स्क्वायर फीट से मिल जाती हैं, पर वो लग्जरी सोसाइटीज़ हैं। क्योंकि अगर हम कैम की बात करें, जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस के जो हमने पैसे देने होते हैं, वो अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हमें 3 रुपये पर स्क्वायर फीट देने हैं। और जो सोसाइटीज़ मैं आपको बता रही हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो थोड़ी सस्ती सोसाइटीज़ हैं, उसमें भी 3 रुपये पर स्क्वायर फीट ही देना है। तो दोनों में कैम में तो फ़र्क नहीं है, सिर्फ जगह का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है और रेट भी उतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना बजट खींच करके ऊपर कर सकें तो, अगर कर सकें तो वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन इसलिए हो जाती है। अफोर्डेबल में अब आप ये देखिए कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्रंट पे दुकानें हैं, एंट्रेंस जहाँ से है आपकी वहाँ पे हैं दुकानें, और पीछे उसके रेजिडेंशियल टावर्स हैं। तो मार्केट एरिया में तो नेचुरली धीरे धीरे जब इतने लोग रहेंगे तो भीड़ रहेगी। और दूसरी बात है कि अंदर सबके पास पार्किंग अवेलेबल नहीं है, कार पार्किंग तो बहुत ही कम है। कुछ गिने चुने लोगों को मिलेगी जो पहले आकर के ख़रीद लेंगे, उन लोग को एक्स्ट्रा पैसे दे कर के जो मिल रही है उनको ही मिल पाएगी, ज़्यादा तो कार पार्किंग भी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पार्किंग की जो समस्याएं हैं वो तो होने ही वाली हैं। वहाँ पे आप उन झगड़ों से इसलिए नहीं बच पाएंगे क्योंकि 700 750 फ्लैट्स तो वहाँ पर हैं ही मिनिमम, और 1100 तक भी हैं। तो जब इतने सारे लोग रहने आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं। पर यह है कि हाँ, जिनको मजबूरी है या जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है वो लोग यहाँ ज़रूर ले सकते हैं। एक अपनी छत रखने का अच्छा तरीका है ये। जो लोग जैसे बाहर के राज्यों से आते हैं, उनको अब दिल्ली में कोई बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको कुछ साल काटने होते हैं कि भाई हमें इसके बाद वापस ट्रांसफ़र लेनी है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है कि एक अपनी छत मिल जाती है कम बजट में। और फिर क्योंकि जब उन्हें वापस जाना है तो छोटे घर बिक भी आसानी से जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है।
आसानी से बिक जाते हैं और अच्छा रेट भी मिल जाता है उस हिसाब से आपको। और अगली बात रहेगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग कहाँ, रीसेल जो वैल्यू है वो 6500 से 7500 के बीच में होती है पर स्क्वायर फीट, और लोकेशन के हिसाब से और आप किस एरिया में वो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट बना हुआ है, कौन सा सेक्टर है, वो सेक्टर कितना फ्लरिश्ड है, कितना अच्छा है, वो अलग बात हो जाती है। बेसिक फैसिलिटीज़ में आपको बिजली, पानी और सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, ये सब अवेलेबल हैं। इसी का वो लोग 3 रुपये पर स्क्वायर फीट कैंप चार्जेस जो बोलते हैं वो लेते हैं। लिफ्ट के लिए तो 100% पावर बैकअप है, पर बाकी आपको 100% कोई भी पावर बैकअप नहीं है, सिर्फ लिफ्ट के लिए है। कार पार्किंग थोड़ी है, सब रेजिडेंट्स को नहीं मिल सकती है, वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो थोड़े लोगों ने पहले अगर आकर ख़रीद ली है, वो उन्हीं को मिल सकती है। रेंटल वैल्यू हाँ है, रेंटल वैल्यू जिस भी एरिया में आपने अपना अफोर्डेबल हाउस लिया है उस एरिया के हिसाब से आपको रेंटल वैल्यू मिल जाती है और आसानी से किराए पे भी चढ़ जाते हैं। ये माय वन टेक्नोलॉजी से बने हैं, जो आजकल की टेक्नोलॉजी जो अब बन रहे हैं घर जो मैं देख कर आई हूँ, वो सब माय वन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। माय वन टेक्नोलॉजी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसमें ईंटों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो एक पक्के घर बन रहे हैं वो। और जो लोग कम लोन लेना चाहते हैं या कम बजट है और थोड़ा भीड़ में रहने से भी नहीं डरते हैं, तो उनके लिए ठीक है। और इसके अलावा है कि ग्रीन एरिया इसमें कम है, जो मुझे थोड़ा वो लगा, इसमें ग्रीन एरिया कम है कि नेचुरली क्योंकि उनके पास जगह कम होगी तो और घर ज़्यादा बनाने हैं, मार्केट भी बनानी है, घर भी बनाने हैं, तो ग्रीन एरिया एक छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए हैं, पर छोटा है ग्रीन एरिया, क्योंकि जब सारी फैमिलीज़ रहने आ जाएंगी, 1100 फ्लैट्स या 700 फैमिलीज़ भी रहने आ जाएंगी, तो वो थोड़ा छोटा लगेगा, पर है थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, पर ग्रीन एरिया थोड़ा सा है। पार्किंग की समस्या भी आ सकती है और थोड़ा भीड़ भड़क्का भी हो सकता है, ये इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और है कि अगर आप ये सोचें कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है सस्ती पड़ रही है, तो वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको जगह कम मिल रही है। 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको जगह कम मिल रही है, इसलिए वो हमें सस्ते लगते हैं और सस्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने एक कम जगह ले ली है। और जबकि लग्जरी फ्लैट्स में बड़े फ्लैट्स होते हैं और इसलिए वो हमें लगता है कि महंगे हैं, जबकि उनका पर स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। और भी कोई क्वेरी हो अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में, और भी जानकारियाँ अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे से फिर पूछें, मैं ग्राउंड रियलिटी देख कर के आऊँगी, समझूंगी और अपना नज़रिया आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और फिर मिलेंगे। नमस्कार।